सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। नीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए चल रही एमसीक्यू सीरीज में हमने लास्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से केपलर के नियम एवं ग्रहीय गति को डिस्कस किया था। आपके सिलेबस में उसी यूनिट के साथ एक टॉपिक और दे रखा है जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत एवं उत्प्लावन बल। आज की क्लास में हम आर्किमिडीज के सिद्धांत और उत्प्लावन बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी तरल के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर जो लगाने वाला बल उसको कहा जाता है उत्प्लावन बल। और ये रोजमर्रा के जीवन में अपन रोज देखते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसे कोई कंटेनर पड़ा है ना, और मान लो उसमें पानी रखा है। अब देखो, मान लो उसके अंदर एक कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है। इस टुकड़े को ऊपर हम रखते हैं तो अपन देखते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा तैरता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन रखते हैं वो तैरती हैं। कुछ चीजें डूब भी जाती हैं। क्यों डूब जाती हैं उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, पर कुछ चीजें तैरती हैं। अब देखो होगा क्या कि अब ये तैर रहा है। अब चूंकि अपन जानते हैं टुकड़ा है तो इसका कोई द्रव्यमान एम होगा। ठीक है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है, एम होगा। तो इसका अगर द्रव्यमान एम है तो पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींचेगी एम जी से, मतलब अर्थ नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगाएगी, है ना, जिसको अपन वेट बोलते हैं बाहर। कितना होता है एम जी, वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसको अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पे अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो, चूंकि अगर एम जी नीचे लग रहा है तो लॉजिकली समझ आता है कि नीचे की तरफ जाना चाहिए, डाउनफॉल होना चाहिए, मतलब नीचे तले में आ जाना चाहिए पात्र के, है ना। पर जनरल देखते हैं तैरता, इसका मतलब कोई ना कोई ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। और जो कोई ना कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं बायएंसी फोर्स या उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो अपने को क्या याद रखना है? अपने को याद रखना है किसी भी तरल द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। और ये हमेशा कहां लगता है? ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? देखो, उत्प्लावन बल तो लग रहा है पर वो होगा किसके बराबर? तो इसमें ध्यान रखना आपको, ये होता है बेसिकली वस्तु द्वारा उठाए गए तरल के भार के बराबर। कैसे सर, समझ नहीं आया? तो देख लो, इसको समझ लेते हैं। याद रखना स्टैंडर्ड है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही उत्प्लावन बल को बताया गया था। देखो, जैसे मान लो कोई भी ऐसा कोई कंटेनर अपने पास रखा है और इसमें मान लो कोई भी तरल भरा है, जैसे पानी भरा है। अब अपन जानते हैं किसी भी वस्तु को अगर अपन यहाँ पे रखेंगे, ऐसे किसी भी वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु क्या करेगी? पानी के अंदर थोड़ी धस जाएगी, मतलब थोड़ी अंदर होगी और थोड़ी कहाँ होगी? बाहर होगी। अब जब ये अंदर होगी तो देखो इतने पानी को रिप्लेस कर देगी, जितनी अंदर होगी उतने पानी को क्या कर देगी? यहाँ से रिप्लेस कर देगी। तो ये है आपका हटाया गया तरल, हटाया गया तरल, ये हटाया गया तरल है। ये अपना ना, अगर पानी है तो पानी के तरल जैसे हो गया आपका पानी। अब देखो, इसके ऊपर तो ऊपर की तरफ अपन जानते हैं कि इस पे क्या लगता है आपका? उत्प्लावन बल लगता है ऐसे ऊपर की तरफ। नीचे क्या लगता है? बाहर की वजह से एम जी, है ना। और ऊपर की तरफ लगता है उत्प्लावन बल। अब बात आती है, तो समझ आ रहा है कि ऊपर की तरफ लगता है, पर इसका मान किसके बराबर होगा? तो इसका मान किसके बराबर होगा? हटाए गए, हटाए गए तरल के बाहर के बराबर। बराबर बाहर कैसे आएगा? तो बाहर अपने को समझ आ रहा है, यहाँ से जितना लिक्विड हटा, यहाँ से कितना लिक्विड हटा, जो भी हटा, उस लिक्विड का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा एम। अच्छा, वो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान बराबर अपन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, है ना। कोई भी तरल होगा उसका घनत्व होगा। जैसे पानी होता है अपना, तो पानी का कितना होता है घनत्व? है होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये अपन जानते हैं। तो घनत्व अपने को पता होगा उस तरल का। आयतन कितना पानी हटाया, उस आयतन का पता होगा, उस आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे, द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे द्रव्यमान को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण से, तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो अपने को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, उत्प्लावन बल, पहली बात, किसी भी तरल द्वारा वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं।
उसका मान किसके बराबर होता है? उठाए गए तरल के भार के बराबर। कोई भी वस्तु रखेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी वो अंदर जाएगी तो वहां के तरल को उठा देगी। कितने तरल को उठाएगी? उसके भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना, देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर उसके बाहर में होने वाली आभासी कमी का कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? वस्तु का घटता द्रव्यमान। ऐसे थोड़ी है कि अपन अगर पानी में किसी वस्तु को रखेंगे ऊपर तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। तरल का दबाव, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। गुरुत्व में कमी, गुरुत्व ऐसा थोड़ी है कि गुरुत्व तो अपन वस्तु को रखते हैं, जी तो फिक्स अपन जानते हैं अर्थ का कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब अगर मास फिक्स है तो बार भी फिक्स हो जाएगा, बार बराबर जानते हैं जी, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन से कट जाएगा। उत्प्लावन बल, देखो उत्प्लावन बल की वजह से। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिकली समझ आएगा अपने को। क्योंकि अपन जानते हैं अगर वस्तु सिंपल ऐसे रखी होती, लिक्विड में नहीं होती, ऊपर नहीं रखी हुई, तो इस पे भार कितना लगता? mg। अब चूंकि अगर इसको अपन किसी तरल पे रख दिया तो ऊपर की तरफ एक कौन सा बल लग गया? उत्प्लावन बल भी लग गया। अब आपसे कहीं नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट बल कितना लग रहा है, तो नेट बल आप कितना करोगे? mg में से ऊपर वाला घटा दो। तो देखो पहले भार mg था, अब mg माइनस fb, ये आभासी भार बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है आभासी भार, है ना। वास्तविक भार में से क्या घटा दो? आप उत्प्लावन बल को घटा दो तो आपका आभासी भार आ जाएगा। तो ये अब जाहिर सी बात है, देखो mg में से कुछ घट रहा है तो ये कमी होगी ना, इसमें कमी। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन की कमी किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है? उत्प्लावन बल के कारण। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। दूध के नमूने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयुक्त दुग्ध मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। बेसिकली इससे क्या होता है ना, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत जगह में काम आता है ना। जैसे आपका गोल्ड वगैरह होता है तो गोल्ड में मिलावट है कि नहीं है, इसको अपन आर्किमिडीज के सिद्धांत से जान सकते हैं, उत्प्लावन बल से, है ना। क्योंकि दूध मापी में भी अपन क्या करेंगे, दूध मापी क्या नापता है कि किसी दूध में कितना परसेंट दूध और कितना परसेंट पानी है, इसको मापने के लिए क्या काम आता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऐसे ही अपन जहां जहां मिलावट होती है वहां वहां सब जगह अपन आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करके क्या निकाल सकते हैं? उसकी शुद्धता निकाल सकते हैं कि शुद्ध कितना है ना। जनरली सोने के केस में सोने में कितना पीतल चांदी मिलाया गया है उसको अपन इजीली आर्किमिडीज के सिद्धांत से जान सकते हैं। अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से इजीली चेक कर सकते हैं अपन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी भी अपन ने देखा था, देख क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? हाइड्रोमीटर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मामीटर अपन जानते हैं, थर्मामीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर किसको करता है? प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बैरोमीटर प्रेशर यानी दाब को मापने का उपकरण है। अब देखो इसका हाइड्रोमीटर क्यों ना पड़ा भी समझ आ रहा है। हाइड्रो मतलब कोई तरल और मीटर मतलब हाइड्रोमीटर, तो मतलब ये तरलों का घनत्व है मापने में, तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन का, जीके टाइप क्वेश्चन था वो। देखो ये जलयान शिप और ये पनडुब्बियां अपन जानते हैं सबमरीन, जो समुद्र में नीचे तल में होती हैं, का डिजाइन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया जाता है? तो इसका सिद्धांत भी ध्यान रखना, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही किया जाता है। क्योंकि अपन आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसी पे होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। जलयान और पनडुब्बी हैं, उनका ध्यान रखना। पनडुब्बियां क्या करती हैं? समुद्र के अंदर, है ना, समुद्र के अंदर गहराई में रहकर देश की सुरक्षा करती है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, ये भी किस पे काम करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि देखो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार अपन जानते हैं कि कोई भी लिक्विड है ना, उस पर फोर्स कितना लगेगा उत्प्लावन बल, वो अपन किससे निकाल सकते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो अपने को सबमरीन इसी आधार पे जाती है कि अपन कितना डेप्थ में जाएं, कितना गहराई तक जाएं, ताकि अपनी जो पनडुब्बी है वो वापस सरफेस तक आ सके, है ना। कई बार क्या होता है कि पनडुब्बी बहुत ज्यादा गहराई पे चली जाती है तो फिर वो ऊपर वापस आ ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि फिर उसका बायनची फोर्स, उत्प्लावन बल नीचे जाते, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बायनची फोर्स का आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है बेसिकली। इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि अपने को कितनी गहराई में जाना चाहिए ताकि अपन वापस सरफेस पे आ सकें। तो ये भी आर्किमिडीज सिद्धांत का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एकांक आयतन में द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो देखो तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसलिए डाला गया है क्योंकि इस चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं बायनची फोर्स की, जो कि घनत्व है पर भी निर्भर करता है। बायनची फोर्स किस किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो एकांक आयतन क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है, जानते हैं अपन घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। डेफिनेशन से ही बनाया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा, अब क्या बोल रहा है कि एकांक आयतन में द्रव्यमान, तो इसको बोल सकते हैं हम एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो घनत्व है। अब आती है घनत्व का मात्रक, तो मात्रक यहाँ से देख सकते हैं आप, द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। और वाटर के केस में आप याद रख सकते हैं डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या अपन बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया घनत्व की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बायनची फोर्स आपका किस किस पे निर्भर करता है, घनत्व भी करता है। कैसे, तो मैंने आपको बताया था बायनची फोर्स क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। तो तरल का भार ये हो जाएगा। अब देखो तरल का द्रव्यमान क्या होगा, तो तरल का द्रव्यमान, तो तरल का द्रव्यमान क्या होगा, तरल का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर अपन जानते हैं, यहाँ से देखें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व इंटू आयतन। तो आपका जो बायनची फोर्स होता है वो क्या होता है, रो वी जी। तो बायनची फोर्स 3 बातों में निर्भर करता है, ये खास बात याद रखनी है अपने को। निर्भरता यहाँ पे आगे तो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि बायनची फोर्स किस किस चीज पे निर्भर करता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या 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 याद रखना अपने को, रो तो किसका है, किसका घनत्व है। देखो खास बात यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है, क्या रो वस्तु का घनत्व है कि तरल का है या द्रव्य का है, तो ध्यान रखेंगे द्रव्य का घनत्व है, या बोल सकते हैं अपन तरल का घनत्व है, तरल का घनत्व है। और वी क्या है, वस्तु द्वारा उठाए गए वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का आयतन ना, ये हो गया बेसिकली। और जी तो क्या, गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी तो चलो कांस्टेंट है ना, तो जी पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। पर रो और वॉल्यूम ये तरल का घनत्व है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कंफ्यूज करने के लिए कि उत्प्लावन बल निम्न में से किस पे निर्भर करता है, तो वहां पे दोनों ऑप्शन होंगे, वस्तु का घनत्व भी होगा और तरल का घनत्व भी होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना अपने को। बायनची फोर्स वस्तु के घनत्व पे निर्भर नहीं करता है, जबकि किस पे करता है, तरल के घनत्व पे करना है, तरल के घनत्व पे करता है। महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाएगी यदि, है ना, कब डूब जाएगी। देखो इसमें भी कोई 3 केस है, देखो तीनों केस में ये डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आगे आपको सारी चीजें समझ आएंगी। देखो वस्तु, देखो 3 चीजें हो सकती है। अपन देखते हैं किसी भी तरल में किसी वस्तु को देखते हैं तो 2-3 चीज देखने को मिलती है। कई बार तो क्या होता है, वस्तु तैरती है, कई बार होता है कि वस्तु डूब जाती है। तो देखो तैरने की शर्त क्या है, वस्तु के तैरने की शर्त, इसमें भी देखो 2 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, 2। तीनों बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेंगे, आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो वस्तु की तैरने की शर्त इसमें भी 2 है। एक तो क्या है, जब वस्तु आंशिक रूप से डूबी हो, आंशिक रूप से डूबी हो, समझ गए ना। आंशिक रूप से डूबी का मतलब क्या हो, जब कोई वस्तु आधी पानी के अंदर हो आधी ऊपर हो। मतलब आधी का कहने का मतलब ऐसा नहीं आंशिक रूप से, मतलब कुछ भाग पानी के अंदर हो कुछ भाग पानी के बाहर हो, ऐसा नहीं, ना तो पानी के अंदर पूरा ना पूरा पानी के बाहर, ऐसी स्थिति है। ये कब होता है, यहाँ पे मान लेता हूं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मान लेता हूं रो वस्तु, और जो तरल का द्रव्य घनत्व है, सॉरी वस्तु का घनत्व को रो वस्तु मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं रो तरल। रो मतलब क्या, आपका घनत्व है, ये है वस्तु का घनत्व है, ये आपका तरल का घनत्व है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज एक साथ ही बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे। वस्तु की तैरने की शर्त क्या है, तो जब वस्तु आंशिक रूप से डूबी हो, आंशिक रूप से मतलब कुछ भाग अंदर कुछ भाग बाहर, ये तब हो सकता है। पहली बात तो वस्तु तैरेगी कब, तो यहाँ ये वाला केस क्या बन जाएगा, आप इसमें तभी हो सकता है जब आपका वस्तु का जो घनत्व है वो किससे ज्यादा हो, सॉरी वस्तु का जो घनत्व हो वो किससे कम हो, तरल के घनत्व से, तरल के घनत्व से। मतलब जो आपका कोई भी तरल पदार्थ ले रखा है आपने, जिसमें आपने वस्तु रखी है, उसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए किससे, वस्तु से, पहली बात।
तो वस्तु तैरेगी। एक केस तो एक। जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर होगा, तरल के घनत्व के बराबर होगा, तब भी वस्तु तैरेगी। पर इसमें खास बात क्या होगी, वो इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है। इस स्थिति में ध्यान रखेंगे, इस स्थिति में वस्तु पूर्णतः तरल के अंदर होगी। बात समझ आ रही होगी, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। दोनों ही केस में वस्तु तैर कब सकती है, जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो तब भी तैरेगी, और वस्तु का घनत्व तरल से कम होगा तब भी तैरेगी। दोनों केस में तैरेगी। पर जब कम होगा तब तो आंशिक रूप से डूबी होगी, मतलब कुछ पार्ट अंदर होगा, कुछ अंदर बाहर होगा। पर जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर होगा, उस स्थिति में वस्तु पूर्णतः पानी के अंदर होगी, या कोई भी तरल उसके अंदर होगी। ये तो होगी तैरने की शर्त। अब बात आती है दूसरी, डूबने की शर्त। वस्तु के डूबने की शर्त। तो वस्तु देखो कब डूब जाएगी, ये तभी डूब सकती है, ध्यान रखना, जब वस्तु का घनत्व किससे ज्यादा हो जाए, आपके तरल के घनत्व से। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखेंगे। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया तरल से तो जाहिर सी बात है डूब ही जाएगी। अगर कम है तो भी तैरेगी, और बराबर है तब भी तैरेगी। ठीक है भाई, तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब देखो अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई वस्तु किसी तरल में डूब जाएगी तो जाहिर सी बात है वस्तु का घनत्व तरल से ज्यादा होना चाहिए। तो वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से ज्यादा, तो जाहिर सी बात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये तैरने वाला, ये तैरने वाला है। कम होगा, ये भी तैरने वाला है, ये भी तैरने वाला है, और इसका तो कोई लेना देना, इसका तो तैरने से कोई लेना देना है नहीं। तो ये देखो, इस क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें सारी समझ आई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई वस्तु किसी तरल की सतह पर तैरेगी, यदि तैरेगी तो वही बताया हमने आपको, कब तैरेगी, जब वस्तु का घनत्व किससे कम हो। ये वाला हो गया, वस्तु का घनत्व है तरल के घनत्व से क्या हो, वस्तु का घनत्व तरल से। पीछे वाला क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं अपन। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, ये था वस्तु डूब जाएगी, तो डूब कब जाएगी, जब वस्तु का घनत्व तरल से ज्यादा, वस्तु का घनत्व तरल से ज्यादा। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा, इस केस में देखो वस्तु तैरेगी, तैरेगी कब, दो केसों में तैरती है आपने बात, पर दूसरा वाला केस यहाँ दे ही नहीं रहेगा। वस्तु का घनत्व बराबर तरल का घनत्व है। कोई वस्तु किसी तरल की सतह पर तैरेगी, है ना, सतह पे। तो इसमें देखो वैसे देखा जाए तो दोनों हो जाएगा, पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें ये वाली बात नहीं दे रखी कि वस्तु आंशिक रूप से अंदर है कि बाहर है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है तो आपको कौन सा यूज करना है, वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है। अपन जानते हैं तैरते इस केस में भी है, सी वाले में भी, पर इसमें क्या हो जाती है, पूरी पानी के अंदर होती है। पर इसने देखो थोड़ा ये भी दे रखा सतह पर, सतह पर, इसका मतलब आंशिक रूप से बाहर होगी। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो, देखो आ गया ना अपने वाली बात, अगर बराबर होगा तो सतह पर तैरेगी, तरल में पूरी तरह डूबी हुई तैरेगी। देखो ये आ गया बी ऑप्शन। अब आपको समझ आ गया पीछे वाला क्वेश्चन का क्या आंसर था, इसका क्या होगा। तो देखो ये बोल रहा सतह पे तैरेगी, नहीं, सतह पे कब तैरेगी, सतह पे जब तैरेगी जब वस्तु का घनत्व है द्रव के घनत्व से कम हो। अगर बराबर होगा तो तैरेगी जरूर, पर तरल के पूरी अंदर होगी। ठीक है ना, अब आपको पीछे वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। देखो यहाँ सतह पर तैरेगी मतलब घनत्व कम होगा। ठीक है भाई, तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि कॉर्क तैरता है, क्यों। तो जानते हैं अपन, तैरता है इसका मतलब इसका घनत्व कम है, तो जाहिर सी बात है जो डूब जाएगी उसका घनत्व ज्यादा, जो तैर रही है उसका घनत्व कम। किससे, जिस तरल में वो तैर रही है। तो देख लो लोहे की कील का घनत्व ज्यादा है किससे, कॉर्क से ना। तो कील पर गुरुत्व बल अधिक लगता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। गुरुत्व बल तो डिपेंड करेगा कि मास कितना है। कॉर्क पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। उत्प्लावन बल भी अगेन किसने कितना मास हटाया उस हिसाब से लगेगा। लोहे की कील का घनत्व है
पानी से अधिक है, बिल्कुल, इसलिए वो डूब जाती है। जबकि खोर का घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो तैरेगी। तो अपने को याद रखना, घनत्व भी देखना है। डूब गई मतलब घनत्व वस्तु का ज्यादा है, और तैर रही है मतलब घनत्व कम है या बराबर है, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोहे से बना भारी जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि। देखो, तो जहाज का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम होता नहीं, जहाज का औसत घनत्व कम कैसे होगा? जहाज पर उत्प्लावन बल है, जहाज का घनत्व पानी घनत्व के बराबर। जहाज लोहे का नहीं बना होता, देखो इसका यही हो जाएगा। देखो, जहाज पर उत्प्लावन बल नहीं लगता, नहीं लगेगा तो डूब ही जाएगा बेचारा, उत्प्लावन बल की वजह से ही तो तैर रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये तो नहीं हो सकता, जहाज का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। अगर बराबर हो जाएगा घनत्व, तो अपन जानते हैं अगर बराबर घनत्व होगा तो जहाज तैरेगा जरूर, पर पूरा पानी के अंदर होगा। पर जनरली अपन देखते हैं ऐसा थोड़ी होता है कि जहाज पूरा पानी के अंदर तैर रहा है, नहीं, पानी के ऊपर तैरता है। इसका मतलब क्या हो गया, जहाज का जो औसत घनत्व वो पानी से क्या होता है, कम होता है। औसत घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब वैसे तो देखो जहाज लोहे का बना है, अब अगर अब लोहे को अपन देखें, कील का लोहे का घनत्व तो पानी से ज्यादा होता है, पर जहाज को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसका जो औसत घनत्व लेंगे वो हमेशा पानी से क्या आता है, कम आता है, इसलिए वो पानी पे तैरता है। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अपेक्षिक घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है। देखो ये इंटरेस्टिंग है। अपेक्षिक घनत्व देखो क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व होता है आपका, हाँ, वस्तु का घनत्व जिसका भी अपन निकाल रहे हैं, या तरल का, है ना, किसी भी तरल का घनत्व है, पदार्थ या, ऐसे पदार्थ ही लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी हो सकता है पदार्थ, वो पानी लिक्विड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। पदार्थ का घनत्व है अपॉन पानी का घनत्व है। कहने का मतलब, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में अपेक्षिक घनत्व दे दिया और पदार्थ का घनत्व पूछ लिया, तो सीधा याद रखो, उस जो आपको नंबर दे रखा अपेक्षिक घनत्व वाला, उसको सीधा पानी के घनत्व से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या पास क्या आ जाएगा, पदार्थ का घनत्व है। इसका मतलब अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का घनत्व है किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष हो जाएगा, कैसे परिभाषित, पदार्थ का घनत्व बटा हवा का घनत्व नहीं, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। पानी का घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व है, ये, हाँ ये उल्टा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पदार्थ का आयतन, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व है। याद क्या रखना है, अगर कहीं पे भी आपको अपेक्षित घनत्व दे दिया जाए और कुछ पदार्थ का घनत्व देखो निकालो, तो सीधा चुपचाप पानी के घनत्व से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल भी रखा था, आपको समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा है, पानी का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर में लगभग कितना होता है। तो ये तो देखिए इजी क्वेश्चन है, ग्राम पर सेंटीमीटर में कितना होता है, 1। और ये किस में होता है, ये होता है केजी पर मीटर क्यूब में। थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्राम पर सेंटीमीटर में होता है 1 और केजी पर मीटर क्यूब में होता है 1000। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पता है, यदि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 ऐसा ही मात्रक ये है, में चांदी का घनत्व क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन हो गया ना। मैंने आपको क्या बताया, आपसे पूछा क्या है, चांदी का घनत्व पूछा है, तो जो भी अपेक्षित घनत्व उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा चुपचाप किससे, पानी के घनत्व से। पानी का दे भी रखा, वैसे याद भी रखना अपने को, 1000 से गुणा कर दो। 1000 से इसको गुणा किया तो ये शून्य कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 10,800। तो 10,000 आपका हो जाएगा 10,800 केजी पर मीटर। देख लो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। याद रखना, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है। तो हमेशा अपन जानते हैं ऊपर की ओर, मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ, उत्प्लावन बल हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, इसको बात कर ली मैंने, किस किस पे करेगा, वस्तु के घनत्व है, सॉरी नहीं, किसके, तरल के घनत्व है। याद रखेंगे, तरल के घनत्व है प्लस तरल द्वारा उठाया गया आयतन प्लस गुरुत्वाकर्षण जी। तो देख लेते हैं, वस्तु के भार पर ना, वस्तु के भार पर नहीं करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर ना, नहीं करेगा। उठाए गए तरल के घनत्व, बिल्कुल उठाए गए तरल के घनत्व पर करेगा। उठाए गए तरल के घनत्व पे, तरल के घनत्व पे करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं, है ना। इसमें देखो वस्तु का घनत्व दे रखा नहीं देगा, और इस क्वेश्चन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते थे वस्तु के घनत्व है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे तरल के घनत्व पे भी निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थे अपने 17 आज की क्लास के क्वेश्चन।
हमने कोशिश की इस सेशन में कि आपके उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज सिद्धांत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उनको कवर करें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।